और अब वक्त यूपी प्राइम का है। उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के मौजूदा कट ऑफ को सही बताया। कोर्ट का कहना है कि कट ऑफ 60 से 65 ही रहेगा और कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि सभी शिक्षा मित्रों को एक और मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामला पिछले 2 साल से अधर में लटका हुआ था, जिसके चलते हजारों अभ्यर्थियों के सरकारी नौकरी के सपने पर ग्रहण लगा रहा। अभ्यर्थी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और हर रोज एक नया मोड़ उनके सामने आ रहा था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा को उत्तर प्रदेश का व्यापम घोटाला तक बता दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मित्रों को एक झटका जरूर लगा है और कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। इसके अलावा शिक्षा मित्रों को अगली भर्ती में एक और मौका दिया जाएगा और कट ऑफ 65% ही रहेगा। यानी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था उसको भी सही ठहराया और जो सरकार ने तर्क दिया था उसको भी सही माना। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के द्वारा 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का स्वागत करता हूं और उन सभी अभ्यर्थियों को बधाई देता हूं जिनकी भर्ती का मार्ग इस फैसले के बाद प्रशस्त हुआ है। इस फैसले का दूरगामी परिणाम होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का योगी सरकार का जो निर्णय था, जो प्रारूप था, उस पर मुहर लगाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह साबित कर दिया है, यह संदेश दे दिया है पूरे देश को कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे का अधिकार है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काम कर रही थी। और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के 13.37 एकड़ जमीन के स्वामित्व विवाद में आज जिला जज साधना रानी ठाकुर की अदालत में महज 5 मिनट की सुनवाई के बाद अगली तारीख तय कर दी गई। दरअसल आज 4 प्रतिवादियों को अदालत में पेश होना था, लेकिन श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट अदालत में पेश नहीं हुआ और अदालत में पेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट और श्री कृष्ण सेवा संस्थान के अधिवक्ताओं ने अदालत से ऑब्जेक्शन दाखिल करने का समय मांगा। इस पर अदालत ने सुनवाई की नई तारीख तय कर दी। जन्मभूमि पर मालिकाना हक हासिल करने के लिए 12 अक्टूबर को जिला जज की अदालत में वाद दायर किया गया था। कहा गया था कि जिस जगह पर ईदगाह मस्जिद है वहीं कृष्ण जन्म स्थान है। लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर डी.के. ठाकुर जी को राजधानी लखनऊ का कार्यभार मिला है और कमिश्नर के तौर पर सर पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सर सवाल ये है कि प्राथमिकताएं क्या होंगी, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है राजधानी संभालना। देखिए, हमारी प्राथमिकता वही जो शासन की और माननीय मुख्यमंत्री की है और प्राथमिकता ये है कि जनता की सुनवाई हो, जनता की समस्याओं का समाधान हो। और उधर लखनऊ में अवैध शराब से हुई मौत के बाद योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए लखनऊ पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे को उनके पद से स्थानांतरित कर दिया और लखनऊ पुलिस ने 1994 बैच के आईपीएस अफसर डी.के. ठाकुर को लखनऊ पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी है। हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह ने उनसे बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनते हैं। के नए पुलिस कमिश्नर डी.के. ठाकुर जी को राजधानी लखनऊ का कार्यभार मिला है और कमिश्नर के तौर पर सर पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सर सवाल ये है कि प्राथमिकताएं क्या होंगी, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है राजधानी संभालना। देखिए, हमारी प्राथमिकता वही जो शासन की और माननीय मुख्यमंत्री की है और प्राथमिकता ये है कि जनता की सुनवाई हो, जनता की समस्याओं का समाधान हो। साथ ही साथ अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो, चाहे उसमें माफिया शामिल हों। साथ ही साथ हम ऐसी व्यवस्था करें जिसमें कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, चाहे दलित हों, महिलाएं, बच्चे हैं, वो सुरक्षित महसूस कर सकें। चुनौती क्या नजर आ रही सर, क्योंकि कई समुद्र चाहे ट्रैफिक की चुनौतियां हैं या अपराध की समस्या, आपको क्या लग रहा है? चुनौती है, ट्रैफिक चुनौती है ही। ट्रैफिक क्षेत्र में बहुत कार्य हुआ है। आपके शहर में जब से स्मार्ट सिटी की योजना स्टार्ट हुई है, ITMS इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की योजना स्टार्ट हुई है, बहुत चौराहों पर सिग्नल सिस्टम आ गया है, ताकि ट्रैफिक बेहतर हुआ है, इसको और बेहतर किया जाए। साथ में साथ चुनौती सब टाइम है। उसके अलावा ये चुनौती है कि अब जनता बेहतर और त्वरित
रिस्पॉन्स चाहती है, हम उसको वो रिस्पॉन्स नहीं कोशिश करें। चले, बेटी को लेकर महीना किस तरह इंप्लीमेंट होगा सर, किस तरह से, क्योंकि अपराध उत्तर प्रदेश में जो बेटी के साथ है वो ज्यादा बढ़ रहा है। लखनऊ की बात की जाए, लखनऊ में मैंने लखनऊ का इस वाला क्राइम डाटा नहीं देखा, इसे मैं कह सकूँ कैसे क्राइम बढ़ा है या घटा है या कैसा हुआ है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, आपको आश्वस्त करना चाहूँगा और आपके माध्यम से जनता को आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस संबंध में जो भी कार्रवाई अपेक्षित हो हम कार्रवाई करेंगे, जिससे कि महिलाएं बच्चे सुरक्षित महसूस करें। एक आखिरी सवाल, अधिकारियों के बीच में समन्वय स्थापित नहीं, बड़े अधिकारी और छोटे अधिकारियों के बीच में समन्वय स्थापित नहीं, काफी विवाद सामने आ रहा है सर इसको लेकर, इसको कैसे निपटारा करेंगे सर? शून्य हो जाएगा, आज से ही शून्य हो जाएगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारी चुनौती शासन और की मंशा को पूरा करना है और साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो अपराध है उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं शून्य जल्द ही हो जाएगा। कैमरा पर्सन राहुल साथ मैं जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज लखनऊ। और यूपी में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। यूपी में अब तक 4,87,221 लोग ठीक हुए हैं और प्रदेश में कोरोना का रिकवरी बढ़कर 94.31% हो गया है। इसे लेकर एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद और सूचना नवनीत सहगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कहा उन्होंने, उन्हें सुनते हैं। दिल्ली से सटे हुए जनपदों में दिल्ली में संक्रमण बढ़ने के कारण वहाँ पर चिंता बनी हुई है। अन्यथा प्रदेश में अन्य स्थानों पर कोरोना का संक्रमण कम हुआ है। प्रदेश सरकार के द्वारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलेंस का जो एक स्ट्रैटेजी बनाकर कोविड की मैनेजमेंट में काम किया गया है, उसकी तारीफ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की है। उन्होंने विशेष रूप से ये बताया है कि जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलेंस का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड को रोकथाम करने के लिए किया गया है, वो अन्य राज्यों और अन्य देशों के लिए एक मिसाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस प्रकार की गई प्रदेश की तारीफ की के लिए सभी अधिकारी कर्मचारी जो पूरे इस अभियान में पूरे प्रदेश में लगे हुए हैं, सबको शाबाशी दी है और ये उम्मीद की है कि इसी गति से और इसी तन्मयता से और इसी कमिटमेंट से पूरी टीम प्रदेश में काम करती रहेगी और ये प्रयास करती रहेगी कि कोरोना का संक्रमण को घटाया जा सके, समाप्त किया जा सके। प्रदेश में संक्रमण के घटने के फलस्वरूप हॉटस्पॉट में कमी आई है और कंटेनमेंट जोन भी अब कम होते जा रहे हैं। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए, प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए प्रदेश सरकार के संकल्प है। इसी क्रम में वर्तमान में लगभग 51,78,000 कार्मिक हमारे जो 8,18,000 इकाइयाँ पहले से ही कार्यशील हैं उनमें काम कर रहे हैं। उनमें से लगभग 4,37,000 इकाइयाँ जिनको की कार्यशील पूंजी की समस्याएं आ रही थी, उनको बैंकों के माध्यम से 10,853 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत और वितरित किए गए हैं। इनसे इन इकाइयों के संचालन में इन्हें आसानी हुई है। इसके अलावा प्रदेश में नए एमएसएमई इकाइयों को स्थापित करने का प्रयास भी लगातार चल रहा है। उसी क्रम में अभी तक इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में लॉकडाउन के पश्चात लगभग 6,30,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 18,350 करोड़ रुपए के ऋण वितरण बैंकों द्वारा किए गए हैं। एमएसएमई इकाइयों की स्थापना बैंक ऋण के अतिरिक्त भी हुई है और एक बड़ी संख्या में एमएसएमई के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रदेश में किसानों से धान क्रय का कार्यक्रम भी तेजी से चल रहा है और कल तक 127 लाख क्विंटल धान खरीदा जा चुका था, जो कि पिछले साल जो खरीदा गया धान था उससे बहुत अधिक है। अब तक जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित होने के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किया चुके हैं, उनकी संख्या बढ़कर के 4,87,221 हो गई है। तो प्रदेश में अब 4,87,000 से अधिक लोग संक्रमण के पश्चात स्वस्थ हो चुके हैं, संक्रमण विहीन हो चुके हैं। रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश में अब बढ़कर के 94.31% हो गया है। 94.31% इस समय रिकवरी का प्रतिशत है। संक्रमित लोगों में से कुल
7,441 लोगों की अभी तक मार्च से, जब से संक्रमण प्रारंभ हुआ था उससे लेकर अभी नवंबर तक कुल संक्रमित लोगों में से 7,441 लोगों की मृत्यु हुई है। छुट्टियों के बाद अब जो हमारी सैंपलिंग है, टेस्टिंग है, उसकी संख्या में बढ़ोतरी शुरू हो गई है और आप देख रहे थे कि पिछले 3 दिनों में 80 से 90 हज़ार के बीच हमारी टेस्टिंग हो रही थी। कल हमारी टेस्टिंग बढ़कर के 1,21,162 हो गई और जल्द ही 1-2 दिनों के अंदर इसको हम 1.5 लाख के ऊपर पुनः ले जाएंगे। अब तक प्रदेश में कुल 1,73,31,490 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कल RT-PCR की टेस्टिंग के लिए जनपदों के द्वारा 55,329 सैंपल्स विभिन्न लैबोरेटरीज को भेजे गए। ई-संजीवनी पोर्टल का हमारे प्रदेशवासी निरंतर इस्तेमाल कर रहे हैं और जैसा मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि संक्रमण के काल में घर बैठे ही आप डॉक्टरों की सलाह प्राप्त कर सकते हैं। आपसे डॉक्टरों की वीडियो कॉलिंग होती है और आप उनको देखते हैं, वो आपको देखते हैं और तब आपसे जानकारी करने के बाद आपको वो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। कल प्रदेश में 3,263 लोगों ने घर बैठे ई-संजीवनी पोर्टल पर डॉक्टरों की राय प्राप्त की और अब तक प्रदेश में 2,15,000 से अधिक लोग इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई हमारी निरंतर चलती रहती है और सर्वेलेंस बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है संक्रमण को नियंत्रित रखने में। सर्वेलेंस और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अर्थात किसी व्यक्ति को संक्रमण होता है तो उसके संपर्क में जितने लोग आए हों उनकी खोज करना और उनकी जांच करवाना। और सर्वेलेंस में हमारी टीम्स घर घर जाकर के जिन इलाकों में संक्रमण होता है या अन्य जो लक्षणात्मक लोग होते हैं उनसे जाकर के उनका हालचाल लेकर के फिर उनके सैंपल लेकर के जांच पड़ताल करवाती है। तो सर्वेलेंस और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है ये प्रदेश में संक्रमण को नियंत्रित रखने के बहुत ही कारगर हमारे उपाय हैं और इसको हम निरंतर कर रहे हैं। सर्वेलेंस की गतिविधि के अंतर्गत अब तक 4,56,186 टीम दिवस के माध्यम से 2,89,26,145 घरों का सर्वेलेंस किया गया, जिनमें रहने वालों की संख्या 14,17,01,152 है। आपने देखा था कि जब त्योहारों का समय आया था, अभी भी आगे छठ का त्योहार अभी है और उसमें ये राज्य सरकार की ओर से लोगों से अनुरोध किया गया है कि यथासंभव अपने घरों में ही इस पूजा को संपन्न करें। अपने घरों में ही छोटा सा पोखर बना करके या गड्ढा बना करके जैसे किया जाता है, अपने घरों में ही इसे करें ताकि किसी प्रकार के संक्रमण की फैलने की संभावना न रहे। और अगर आप कहीं सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं तो अपना पूरा ध्यान रखिएगा। जो कोरोना वायरस से बचने के तरीके हैं, अपने हाथ को बार बार साफ करते रहना, अपने मुंह और नाक को ढककर रखना, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से, और लोगों से 2 गज की दूरी बना के रखना। इन सावधानियों का हमेशा पालन करिए और अपने जीवन का हर एक पल धर्म को समर्पित करने वाले और राम मंदिर आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय अशोक सिंघल को विश्व हिंदू परिषद अयोध्या मुख्यालय कारसेवक पुरम में श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी अशोक सिंघल की 5वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे स्वर्गीय अशोक सिंघल को 5वीं पुण्यतिथि पर अयोध्या विश्व हिंदू परिषद मुख्यालय पर कारसेवकपुरम में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर केसर भवन में अखंड रामायण पाठ और हवन पूजन भी किया गया। हवन पूजन के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी शिरकत की। केशव प्रसाद मौर्य ने विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में पहुंचकर सबसे पहले भगवान श्री राम के सामने शीश झुकाया। उसके बाद स्वर्गीय अशोक सिंघल की 5वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि स्वर्गीय अशोक सिंघल राष्ट्रभक्त और राम भक्त होने के साथ ही वैदिक संस्कृति के रक्षक के रूप उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष उन्होंने शुरू किया था, वो आज पूरा हो रहा है। परम पूज्य अशोक सिंघल जी जो राम भक्त, राष्ट्रभक्त और वैदिक संस्कृति के रक्षक के रूप में अपना पूरा जीवन समर्पित किए थे, आज जब उनकी पुण्यतिथि हम 2020 में मना रहे हैं, तब श्री राम लला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। जो आया है हर वह व्यक्ति जाता है, लेकिन सशरीर गए हैं, उनका आशीर्वाद वह जिस भी दिव्य लोक में विराजमान हैं इस दृश्य को देख रहे होंगे कि उन्होंने जो कार्य प्रारंभ किया था, जो संघर्ष प्रारंभ किया था, उसका परिणाम आज पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है और भगवान रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। राम मंदिर निर्माण के समय भले ही अशोक सिंघल आज अयोध्या में उपस्थित ना हो, लेकिन उनके मंदिर निर्माण के संकल्प को पूरा करने के लिए आज पूरा देश लगा हुआ है। राम मंदिर आंदोलन से लेकर मंदिर निर्माण तक अशोक सिंघल की अहम भूमिका रही। स्वर्गीय अशोक सिंघल राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण को लेकर आंदोलन के मुख्य अवतार रहे। 1950 से लेकर 2015 तक राम मंदिर को लेकर कई प्रकार की लड़ाइयां हुई और सभी विवादों में रहे, जिसके चलते बाबरी विध्वंस में भी मुख्य आरोपी बनाए गए थे। अशोक सिंघल की पुण्यतिथि पर देश उनको याद कर रहा है और उनके संघर्षों को नमन कर रहा है। प्रयागराज से संजय खान, प्राइम न्यूज। और संभल में शमशान घाट पर जलती चिता को बुझाकर शव निकालने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इस बीच दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया। वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि कैसे दो पक्षों के लोग, आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं कि कैसे दो पक्षों के लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए और देखते ही देखते यहां पे विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। लाठी डंडे चलने लगे और एक दूसरे पर हमला होने लगा। तो ये पूरा वाकया संभल के हयातनगर थाने इलाके का है, जहां एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद मृतक के ससुराल पक्ष ने पत्नी के भरण पोषण के लिए कुछ संपत्ति मृतक की पत्नी के नाम करने की मांग की। मृतक के घर वालों ने जब संपत्ति देने से इनकार कर दिया, उसके बाद अंतिम संस्कार के वक्त ससुराल पक्ष ने हंगामा किया। उधर नोएडा में छठ पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। सेंट्रल एसीपी आशुतोष कुमार ने छठ पूजा की तैयारियों का कई संगठनों के साथ बैठक की, इसको लेकर उन्होंने, और इस दौरान सेंट्रल एसीपी आशुतोष कुमार ने शांति व्यवस्था और नियमों का पालन करने की अपील की। साथ ही कोविड-19 को लेकर लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करने की भी बात कही। तो कई संगठनों के साथ ये बैठक की गई। चूंकि छठ पर्व भी अब सामने है, ऐसे में कोरोना से बचा जाए, सावधानी बरती जाए, शांतिप्रिय तरीके से त्योहार मनाया जाए, इसको लेके चर्चा की गई, बात की गई। और गाजियाबाद के नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर और डीएम अजय शंकर पांडे ने हिडन छठ घाट का जायजा लिया। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने नगर आयुक्त महेंद्र सिंह से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। घाट की सफाई की जा रही है और इसी क्रम में गाजियाबाद में भी हिडन
तट को साफ करने की कवायद तेज़ कर दी गई है। छठ में यहाँ पर तमाम वो लोग पहुँचते हैं जो छठ घाट की पूजा करते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर किस तरीके से ये जो पूजा करने के लिए स्थल बनाए गए हैं और तमाम यहाँ पर सफाई की जा रही है। नगर आयुक्त भी खुद यहाँ पहुँचे हैं निरीक्षण करने के लिए। हमारे साथ नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर हैं, इनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके की तैयारियाँ हैं, आप यहाँ पहुँचे हैं निरीक्षण करने के लिए और छठ को लेकर काफ़ी भीड़ लगती है यहाँ पर, क्या कहेंगे? देखिए, छठ पूजा परंपरागत रूप से काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं और मनाते भी हैं और लगातार हमारी टीम के द्वारा यहाँ भ्रमण किया जा रहा है। अभी मेरे द्वारा भी भ्रमण नगर निगम, पुलिस प्रशासन और अन्य विभाग, सिंचाई विभाग, इन सभी के द्वारा मिलके हम लोग जो बेस्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पे दे सकते हैं, ताकि इस बार जो है कोविड की वजह से भी सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमें ख्याल रखना है। हमें महामारी को भी देखते हुए और हमारे त्यौहार को भी देखते हुए एक बैलेंस बना के कैसे हम इसको इस बार सेलिब्रेट करेंगे, इसी बात के ऊपर हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि पहली बार आप इस पद पर हैं, नगर आयुक्त पद पर हैं और छठ घाट का निरीक्षण करने के लिए आए हैं, आप क्या कहेंगे, किस तरीके के बदलाव आएंगे? नहीं, देखिए, ये एक सामूहिक प्रयास है और सभी लोग मिलकर इसमें काम करेंगे। मुझे लगता है कि हम एक अच्छा त्यौहार इस बार हमारे लोगों को दे पाएंगे। देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर लाग लश्कर के साथ में तमाम पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी मौजूद हैं और खुद अजय शंकर पांडे डीएम यहाँ निरीक्षण करने के लिए आए हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं किस तरीके की यहाँ तैयारी की गई है और तैयारी ज़रूरी भी है। जाहिर तौर पर छठ घाट पे पूजा करने के लिए यहाँ सैकड़ों लोग आते हैं, खचाखच ये पूरा इलाका भर जाता है और ऐसे में जो तैयारियाँ हैं वो पहले से ही कर ली गई थी। हालांकि जो तैयारियां हुई हैं उन्हीं का जायज़ा लेने के लिए खुद डीएम यहाँ पहुँचे हैं, अजय शंकर पांडे यहाँ पहुँचे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं और ये निर्देश ख़ास तौर से जो दिए गए हैं वो उन निर्देशों का पालन करने के लिए कितना पालन हुआ है उसी का जायज़ा लेने के लिए डीएम खुद यहाँ पहुँचे हैं। और अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके की परेशानियाँ यहाँ छठ घाट के दौरान यहाँ पर होती थी, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा दिखाएं किस तरीके की यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं। हालांकि तैयारियाँ हैं और उस तैयारियों को अभी नाकाफ़ी माना जा रहा है। हालांकि अब जब डीएम यहाँ पहुँचे निरीक्षण करने के लिए और कुछ कमियाँ यहाँ निकाली जाएंगी और उन कमियों के आधार पर किस तरीके से कितनी जल्दी उन कमियों को पूरा कर जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। गाजियाबाद से अपने सहयोगी अजीत के साथ जितेंद्र भाटी, प्राइम न्यूज़। और बुलंदशहर रेप पीड़िता की जलने के बाद दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद बुलंदशहर के डीएम रविंद्र कुमार ने पीड़िता के घर पहुंचकर हाल जाना और स्थिति का जायजा भी लिया। इस दौरान रविंद्र कुमार ने प्राइम न्यूज के संवाददाता से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। तो बुलंदशहर के डीएम है और पीड़ित परिवार के साथ वार्तालाप करिए। सर, किस तरीके का आश्वासन दिया गया है, आपका क्या गिरफ्तारी की? हम लोग गांव में आए हैं पीड़ित परिवार से मिलने, वार्ता हुई, पीड़िता के चाचा और भाई हैं उनसे बात हुई, उनसे पूछा गया कि थ्रेटनिंग तो नहीं है। उन्होंने बताया कि 7 आदमी थ्रेट था, एफआईआर हो गया है, 5 गिरफ्तार भी हो गए हैं, 2 को भी सर्च किया जा रहा है। बाकी सुरक्षा के बारे में उन्होंने बताया तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई है, 2 सिपाही उनके साथ रहेंगे। अन्य किसी तरह की समस्या नहीं बताई गई। पोस्टमार्टम बॉडी का चल रहा है, मोस्ट लाइकली आज शाम तक डेड बॉडी आ जाएगी। अच्छा सर, ये बताइए कि अब तक क्या लापरवाही बताई गई थी, कौन कौन लापरवाही, अब तक क्या कार्रवाई? देखिए, पुलिस विभाग में कार्रवाई के बारे में एसएसपी साहब ने डिटेल से बताया। क्योंकि महिला से जुड़ा प्रकरण है तो इसलिए हमने महिला सीओ जो वंदना शर्मा है उनको इसकी इंक्वायरी भी है। जैसा इंक्वायरी रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ये तो जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। 2 पुलिस कर्मचारी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं और उनकी 24 घंटे सुरक्षा देने की वादा किया। कैमरा पर्सन के साथ अशोक कुमार, प्राइम न्यूज़, बुलंदशहर। और मेरठ के कंकरखेड़ा इलाके में दबंगों ने फायरिंग की, जहां कुछ दिन पहले हुई हत्या के आरोपी पर दबंगों ने फायरिंग कर दी, लेकिन युवक ने घर में घुसकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि तेज विहार कॉलोनी में युवक की हत्या हुई थी, जिसका आरोप इलाके के ही आभास त्यागी पर लगा, जो हाल ही में जेल से छूटकर आया था। के अज्ञात लोगों ने आभास त्यागी पर फायरिंग कर दी और तस्वीरें देखी कैमरे में कैद है, जहां एक के बाद एक कई फायर किए जा रहे हैं। एक शख्स ने हेलमेट पहन रखा है, एक विदाउट हेलमेट है और यहां पे कोई डर नहीं दिख रहा, ना पुलिस का ना कानून का, और सरेआम फायरिंग की जा रही है। एक के बाद एक कई फायर किए गए। कंकरखेड़ा थाने का प्रकरण है। 4-5 दिन पहले एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें एक व्यक्ति ने बताया कि हम ट्यूशन पढ़ा रहे थे बच्चों को, उस समय कहीं से एक छर्रा आके हमको लगा। उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट करके इलाज कराया गया और जब पुलिस तथ्यों की छानबीन कर रही थी तो कुछ वीडियो फुटेज पुलिस ने प्राप्त किए
जिसमें ये दिखा कि कुछ लड़के हैं जो बाहर से एक दरवाजे पर फायरिंग कर रहे हैं। छानबीन में सामने निकल कर आया कि एक आभास त्यागी नाम का व्यक्ति है जो हत्या में जेल गया था, कुछ समय पूर्व ही उसकी जमानत हुई है। उसके ऊपर फायरिंग करने आए थे 4 लोग और रिकोचित होकर ये गोली बगल का जो एक दुकान थी जिसमें टीचर पढ़ा रहे थे उनको छर्रा लगा हुआ था। अभियुक्तों की पहचान हो गई है और इसमें पुलिस अपनी कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। क्या इसमें जिम संचालक की हत्या से कुछ तार जुड़े? नहीं, इसमें वो जो जिम संचालक की हत्या थी वो पूरी तरह से वर्कआउट हो गई है, वो गैंग क्लियर है। ये अलग मामला है और जो व्यक्ति फायरिंग कर रहे थे उनकी भी पुलिस ने वीडियो प्राप्त कर ली है, उसमें कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।